में ये सीखा हुआ था। आज हम देखेंगे कि हमारी बैंक की जो पासबुक हैं ऐसी प्रविष्टियां दी होती हैं तो हम ब्याज की गणना कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको स्क्रीन में एक प्रश्न दिख रहा होगा। ये मान लीजिए कि एक हमारी बैंक की पासबुक है, वहां पर एक एंट्री कराई गई है। ठीक है, प्रविष्टियां दी गई हैं, तो इनके हम ब्याज की गणना कैसे कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं क्या लिखा है। एक बचत बैंक की पासबुक में दर्ज की गई प्रविष्टियां निम्नांकित हैं। यदि ब्याज दर 4% वार्षिक हो तो नवंबर माह के अंत में मिलने वाले ब्याज का परिकलन कीजिए। तो ऐसे प्रश्न को हल करने की विधि क्या है, देखिए। तो इस प्रश्न को हल करने का नियम क्या है। तो सबसे पहले बेटा आपको क्या करना है, मात्र 3 चीजें लिखनी है। ठीक है, 3 चीजें कौन कौन सी लिखनी है। सबसे पहले तो यहां पर लिखना है समय, दूसरा लिखना है आपको अवशेष दिन, और तीसरा आपको लिखना है दैनिक अवशेष राशि। ठीक है, मात्र 3 चीजें ही लिखना है और इन 3 चीजों के माध्यम से हम प्रश्न को हल कर लेते हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं। सबसे पहले क्या लिखा है, समय। यहां पर देखेंगे क्या लिखा है, 1/11/2015 को ये जो ये आहिरत शब्द लिखा है, आहिरत का मतलब है रुपया निकालना, जमा का मतलब यानी इस तारीख को हमने रुपया जमा किया। ठीक है, जैसे ये लिखा है 1/11/2015 को आपके खाते में रुपये कितना है, 90,000। ठीक है, कितना है, 90,000। अब जरा बताइए ये जो रुपया 90,000 है वो आपके खाते में कब तक पड़ा रहा है, कितनी तारीख तक पड़ा रहा है। तो आप यहाँ पे देखेंगे 10 को एक रुपया जो है वो बदल गया, तो इसका मतलब है 10 की पीछे चलिए एक दिन, कितनी, 9 तारीख तक। इसका मतलब है ये जो 90,000 रुपया है वो 1 तारीख से लेकर 9 तारीख तक आपके खाते में बना रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे तारीख, 1/11/2015 से किस तारीख तक है, 9/11/2015। क्लियर, इतने तक लिखना है आपको। कितने अवशेष दिन होते हैं, अवशेष दिन का मतलब होता है कितने दिन ये रुपया रखा रहा है, यानी कितने दिन ये रुपया यूज हुआ है। तो आप क्या करेंगे, 1 से 9 तक गिनती गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9। तो कितने दिन यूज हुआ है, 9। तो ये 9 दिन लिखेंगे। क्लियर, आपको सीधा तरीका ये है कि अगर आपको जल्दी निकालना है तो आप क्या करोगे, इस तारीख के आगे जो तारीख दी गई हो डायरेक्ट आप क्या करेंगे, उस आगे वाली तारीख को पीछे वाली तारीख से घटा दिया करो, तो आपको अवशेष दिन आ जाएंगे। लेकिन ये अवशेष दिन सिर्फ कब घटेंगे, जब आपकी माह बस दोनों सेम एक जैसे होना चाहिए। ठीक है, अब आगे चलते हैं। दैनिक अवशेष राशि कैसे निकालते हैं, जितना दिन आया उस दिन को लिख देंगे, गुणा का निशान लगाएंगे। अब जितना यहाँ पे खाते में रुपया पड़ा हुआ था इस तारीख से, कितना पड़ा है आपका, 90,000, यहाँ पर बेटा 90,000 लिखिए। अब इनका आप गुणा कराइए, तो 9 नम्मा 81, 4 बार 0 है तो 4 बार 0 कर दीजिए। ये अभी क्या होगा, आपकी सिर्फ एक ही तारीख का विवरण भरा गया है। ठीक है, ये मैंने इसलिए खींच दी है, ये आपको ये पता रहे कि इस तारीख से इतने का सिर्फ ये विवरण एक बार भरा गया। अब चलते हैं आगे। आगे तारीख देखेंगे कितनी है, 10। तो यहाँ पे लिखोगे 10/11/2015 से अब ये जो रुपया पड़ा हुआ है ये इस तारीख को, ये रुपया कब तक यूज हुआ है। तो आप देखेंगे अगली तारीख क्या है, 15। तो मैंने कहा एक दिन पीछे कर दिया, तो कब तक ये यूज हुआ, 14 तारीख। तो आप लिखोगे 14/11/2015 का। अब यहाँ पे अवशेष दिन लिख दिए। अवशेष दिन कैसे निकाले जाते हैं, मैंने आपको बताया, इस तारीख के आगे जो तारीख लिखी उसमें से आप घटा दीजिए। तो 15 में से 10 गए, कितना बचेगा, 5 दिन। आपको देखना है कि 5 दिन है कि नहीं है, तो आप 10 से 14 तक की गिनती गिन लीजिए। 10 11 12 13 14, 5 ही दिन है, 5 दिन लिखिए। अब दैनिक अवशेष राशि कैसे निकालते हैं,
तो जिस तारीख का आप निकाल रहे हैं उस तारीख का खाते में रुपया देखिए कितना लिखा है, 1,10,000। तो यहाँ पे आप लिखोगे 1,10,000। कितने दिन का आपको निकालना है, 5 दिन का। तो 5 का गुणा कराएंगे। अब इनका गुणा करा लीजिए, 11 बचे 55, क्या जीरो है, 4 जीरो। ठीक है, अभी आपकी एक दूसरी प्रवृत्ति भरेगी। अब आगे चलेंगे। अब अगली तारीख देखिए 15। तो आपकी तारीख कौन सी है, 15/11/2015 से कहाँ तक चलेंगे, इसके आगे क्या लिखा है, 30। तो मैंने कहा पिछली डेट में लिखिए आप। तो कितना है, 29। तो आप यहाँ पे लिखोगे 29/11/2015। अवशेष दिन कैसे निकालते हैं, तो मैंने अवशेष दिन निकालने का शॉर्ट ट्रिक क्या बताई कि आगे दी गई तारीख से पिछली तारीख को घटा दीजिए। तो 30 में से 15 गया, कितना बचेगा, 15 दिन। आप इसमें भी निकाल सकते हो। 15 से गिनती चालू करोगे कहाँ तक, 29 तक, तो 15 दिन ही आएंगे। ठीक है, अब दैनिक अवशेष राशि कैसे निकालते हैं, जितना दिन आया वो लिखेंगे, गुणा का निशान लगाएंगे। अब इस तारीख को कितना रुपया पड़ा हुआ है खाते में, 1,03,000। तो जितना पड़ा है उसको रिटर्न लिख देंगे। अब इनका आपस में गुणा करा देंगे। 15 का गुणा 3 जीरो लिखे हैं, तो 3 जीरो जंतर लिख दीजिए। 15 का गुणा 3 में करेंगे तो 15 तिया 43, हासिल लगा 4। 15 का गुणा जीरो में करेंगे जीरो, और जो 4 हासिल आया है वो यहाँ पर लिख देंगे। फिर 15 का गुणा 1 में करेंगे तो 15 एकम 15, कितना रुपया आएगा। अब चलते हैं आगे, इसमें भी आप ये डंडी खींच दीजिए। ठीक है, ये सिर्फ पहचान के लिए डंडी खींची गई। ठीक है, अब आगे देखते हैं कौन सी तारीख है, 30/11/2015। अब जरा देखिए, इसके आगे कोई तारीख नहीं दी गई है। इसका मतलब है ये सिर्फ एक ही दिन यूज हुआ है और वो तारीख है सिर्फ 30। ठीक है, और जो तारीख अगर इसके आगे कोई तारीख नहीं लिखी है तो आप ज्यों का त्यों वही तारीख ले लेंगे। इतनी, तो कितने अवशेष दिन, एक ही दिन। तो यहाँ पे एक दिन लिख देंगे। अब इस तारीख को देखिए खाते में कितना रुपया पड़ा हुआ था, तो आप देखेंगे यहाँ पे 1,00,000 कितना, 21, 22, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, यानी 1,09,900। तो यहाँ पर रुपया लिख देंगे 10,99,00। और कितने दिन का, एक दिन का है, तो आप कितने का गुणा कराएंगे, 1 का। अब इनका गुणा करा लीजिए आप, 10,99,00। इतना सब कुछ होने के बाद जब इतना आप सब कुछ कर लो, फिर आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पे निकालना है। अब यहाँ पृष्ठ आगे नहीं है इसलिए मैं यहाँ यूज कर रहा हूँ। ठीक है, इसके आगे आपको क्या करना है, यहाँ पर आप निकालोगे मूलधन। तो बेटा मूलधन कैसे निकालते हैं, मूलधन का मतलब है जितना ये दैनिक अवशेष राशि आई है इन सबको आप जोड़ दीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे दैनिक अवशेष राशियों का योगफल। तो जितनी भी दैनिक अवशेष राशियां आई इन सबको आप जोड़ दीजिए। तो यहाँ कितना आया है आपका, 81 और 4 बार 0, प्लस का चिन्ह। ये कितना है, 55 और 4 बार 0, प्लस का चिन्ह। ये कितना है आपका, 15 और 45 और कितना है, 3 बार 0। फिर कितना है आपका, ये प्लस 10 और 99 और डबल बार 0। अब इनको बेटा आप लोग जोड़ देंगे। तो यहाँ कितना लिखा है, 00, तो 00, 00, 00 सबके लास्ट में है, तो इसलिए 00 सबके लास्ट में आ जाएगा। आगे चलती है, तीसरे में क्या लिखा है, 9, यहाँ 0 है और यहाँ 0 है, यहाँ पर भी 0 है, तो 9 ज्यों का त्यों लिख दीजिए। चौथा देखिए, यहाँ 9 लिखा है, इस चौथे में 5 लिखा है, तो 9 5 14। इस चौथे में 0 लिखा है और इस चौथे में 0 लिखा है, तो 14 की 4, हासिल लगा 1। अब 1 चलते हैं आगे, 5वें स्थान में चलना है, तो 1 5वें स्थान में चलना है, तो ये 4 और 1 कितना होगा, 5, 5 और 5 कितना होगा, 10, 10 और 1 11, 11 की 1 लगाएंगे, हासिल 1 हो जाएगा। आगे चलते हैं,
1 और 1 कितना हो गया 2, और 2 और 5 कितना होगा 7, 7 में 5 जोड़ेंगे 12, और 12 में 8 जोड़ेंगे तो 12 8 कितना होगा 20। आंसर लगा 2। 2 को जोड़ेंगे तो 2 को 1 में जोड़ेंगे तो 2 और 1 कितना हो गया 3। आप इसको जोड़ सकते हैं, कहीं गलती हो तो आप सही कर सकते हैं। ठीक है, इतने रुपये आएगा। ये आपका क्या होगा मूलधन। इतना मूलधन होने के बाद अब हम ब्याज की गणना करते हैं। तो ब्याज की गणना करने के लिए हमें कितनी चीजों की जरूरत है, मूलधन की, दर की और समय की। तो आपका मूलधन पता चल गया। अब दर निकालेंगे तो दर बेटा यहाँ पे खुद लिखा हुआ है, कितने परसेंट वार्षिक है 4%। तो यहाँ पे आप लिखोगे 4% वार्षिक। वार्षिक मतलब साल भर की दी गई है। इसके बाद आपको समय निकालना है। तो समय बेटा यानी कि वर्ष में निकालना है। तो यहाँ पर हमेशा समय 1/365 1/365 लेना होता है, और इसको लिखते हैं वर्ष। क्यों लेना होता है, क्योंकि ये दैनिक में निकाला जाता है। काय में निकाला जाता है, दिन में। ठीक है, दैनिक में। और दिन को वर्ष में बदलने के लिए हमें 365 का भाग करना होता है, क्योंकि एक वर्ष में कितने दिन होते हैं 365 दिन। इसलिए दिन को वर्ष में बदलने के लिए 365 का भाग दिया गया है। तो आपको डायरेक्ट सीधे समय कितना लिखना है 1/365। अब बस सूत्र लगा देते हैं। ये सूत्र होता है ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय, और इस पूरे के बटे में आप 100 लिखेंगे। बस इनके मान रख दीजिए। मूलधन कितना निकल के आया है 30, 14 और 900, गुणा दर कितना लिखा है 4, समय कितना लिखा है 1/365, और पूरे के बटे में कितना लिखा है 100। जो आपका होता है 1 बटे में लिखा है, इसका मतलब है इसका और इसका आपस में गुणा है। ठीक है, अब 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। आप क्या करते हैं जी, क्योंकि एक दूसरे से कट नहीं पा रहे, तो आप क्या करोगे ऊपर का गुणा और नीचे का गुणा। तो 4 का गुणा 9 में करेंगे तो 4 9 36, आंसर लगा 3, 4 चौके 16, 16 और 3 कितना हो गया 19, आंसर लगा 1, 4 एकम 4 और 1 हासिल का, तो 4 कितना हो गया 5। फिर 4 का गुणा 0 में करेंगे तो 0, और 4 का गुणा 3 में करेंगे तो 4 दिया 12, और बटे में कितना आया आपका 365। अब इसका बेटा आपको भाग करना है। ठीक है, तो ऐसा करिए, आप इतना उतार लीजिए जिससे कि मैं आगे प्रश्न को बढ़ा सकूं। 365 का भाग इसमें दे दीजिए। 365 का भाग करेंगे, कितना लिखा है 12, 0, 5 और 9 6। 365 का इसमें भाग करेंगे, 120 में तो जा नहीं पाएगा, इस पूरी में देंगे तो कितना आ जाएगा, कितनी बार जाएगा 3 चौके 12, 4 बार बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो हम एक कम बार लेंगे 3 बार। 3 का गुणा करेंगे 5 में, 3 5 15, आंसर लगा 1, 3 18 और 19, आंसर लगा 1, 3 का 9 और 1 10। अब इसको घटाइए, 5 में से 5 गया 0, और 10 में से 9 गया 1 बचा 1। आगे का हम उतारेंगे, लिखा है 9। फिर आप करेंगे तो आप देखेंगे 1095 के नजदीकी है, तो आपका क्या बार भाग जाएगा 3 बार। 3 का गुणा 5 में करेंगे तो यही आएगा पूरा 1095। अब घटा लीजिए, 9 में से 5 गया 4, ये 10 में से 9 गया 1, और ये 0 में से 0 और 1 में से 1 गया 0। अब आगे का अंक कितना है 6, ये 6 बता रहा। अब 365 का भाग इसमें नहीं जा पा रहा है, तो जब नहीं जा पा रहा है तो भाग में जाएगी हिंदी लग जाएगी। फिर भी ये छोटा पड़ रहा है तो आप दशमलव लगाएंगे और यहाँ पर एक 0 पड़ा है। ठीक, अब देखिए क्या बार जाएगा, तो 3 का भाग इसमें देंगे तो आप क्या करोगे, शॉर्ट तरीका ये है कि आगे के 2 अंक ले लिया करो। ये 14 लिखा है तो 3 का भाग 14 में देंगे, 3 चौके 12, 4 बार जाएगा। 30 5 15 ज्यादा हो जाएगा, तो 3 चौके 12 4 बार। तो यहाँ पर आप 4 बार लिखेंगे। अब जितनी बार भाग जाए उसका गुणा कराइए। 4 को गुणा 5 में देंगे, 4 5 20, आंसर लगा 2। 4 को गुणा 6 में करेंगे, 4 6 24, 24 और 2 कितना होंगे 26, आंसर लगा 2। 4 3 12 और 12 2 14। ठीक है, तो कितना आया है आपका 330.4। तो अब आपका जो ब्याज निकल के आया है तो 330.4। ठीक है, आप बाद में 0 भी बढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आप इतना ही लिख दो तो यही आंसर माना जाएगा, ऐसा लिख दो 1 ही माना जाएगा। 1 ना 1 ही होता है। ठीक है,
तो ए रुपया आया और यही आपका क्या है आंसर। तो आपने देखा कि हमारी बचत बैंक की पासबुक में दर्ज की गई जो प्रविष्टियाँ हैं तो उनके आधार पर हम ब्याज की गणना कैसे कर सकते हैं, तो वो आपने देखा कि कैसे हम लगा सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है, ये प्रश्न आप अगला जो चौथा प्रश्न है ये आपको स्वयं लगाना है। ठीक, थैंक यू।